क्या ठीक है सब कुछ? जस्ट यू फील कि आप यूपीएससी के बोर्ड में हैं। कैसे आए आप यहाँ पर? सर मैं ऑटो से आई हूँ। अच्छा, कौन आपको छोड़ रहे हैं? सर मेरे पेरेंट्स छोड़ रहे हैं। पेरेंट्स छोड़ रहे हैं? यस सर। कोई खास वजह पेरेंट्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? यस सर। कोई आपने चाय नाश्ता वगैरह लिया बाहर? अखबार वगैरह पढ़ा? यस सर। दोस्तों से बातचीत किया? थोड़ा सा बातचीत की? और कैसा लग रहा है इंटरव्यू देकर? हाँ, अच्छा लग रहा है? तो अच्छी बात है कि आपका ये दूसरा एक ये अटेम्प्ट है? जी मेरा 5वां अटेम्प्ट है। 5वां है और इंटरव्यू सर दूसरा है। डेफिनेटली आपने अच्छा कहा, अच्छा फील कर रहे हैं। सर थोड़ा नर्वस भी फील कर रहे हैं। नर्वस थोड़ा सा फील कर रहे हैं, आप लोग ऐसा अंदर से ठीक है। ऐसा महसूस करते हैं आपकी नर्वसनेस, थोड़ा सा नर्वसनेस होना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। स्लाइट नर्वसनेस इज ऑलवेज गुड। यस सर। व्यक्तित्व में कैसे अंतर लाता है? सर ये जो आपके प्रयास में ह्यूमन एरर्स होते हैं, छोटी सी जो गलतियाँ होती हैं उनको रोकता है, आपको अपने कार्य के प्रति गंभीर बनाता है और आप ध्यान देते हैं कि कहीं आपसे अति उत्साह में कोई गलती ना हो जाए। थोड़ी सी नर्वसनेस इसलिए होती है पर ज़्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए। वैसे उम्मीद की जा सकती है कि वी नॉट कमिट सर मैं पूरा प्रयास करूँगी। अच्छा, आप अर्थशास्त्र की छात्र रही हैं? यस सर। सॉरी, कैपिटल मार्केट के बारे में जानती होंगी? यस सर। पूंजी बाजार। ऐसा अगर कहा जाए कि भारत में जो पूंजी बाजार है वह नगर केंद्रित है, इसलिए उसका जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है, इस बात से सहमति है? यस सर। इसमें कैसे क्या करना चाहिए इसके लिए? रूरल ओरिएंटेशन अगर कैपिटल मार्केट को देना हो कैसे दिया जा सकता है? सर सबसे पहले तो जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं उनकी खुद ही संस्थागत वित्त के स्रोतों तक पहुंच नहीं है और उनकी वित्तीय साक्षरता बहुत ही न्यून है, जिसके कारण वो स्वयं पूंजी बाजार की में जो है वो भाग लेने के प्रति उत्सुक नहीं होते या फिर भाग नहीं लेते, उसमें अधिक जोखिमपूर्ण मानते हैं। और अगर रूरल ओरिएंटेशन करना हो तो इसमें हम म्यूचुअल फंड्स का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो खुदरा निवेशक के जोखिम को कम करके उसे पूंजी बाजार का लाभ पहुँचाते हैं। और हम एक और तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी वित्तीय साक्षरता को बढ़ाकर और दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा पूंजी बाजार के ओरिएंटेशन को रूरल क्षेत्र की ओर कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल में चेंज किया जा सकता है? सॉरी सर, मुझे स्ट्रक्चर के बारे में अच्छा छोटे कोई बात। भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा काम हुआ है जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूंजी बाजार से जोड़ा जा सके? पूंजी बाजार का तो नहीं समझिए आइडिया है, तो वित्तीय क्षेत्र से जोड़ने के संस्थागत वित्त से जोड़ने के लिए स्वाभिमान नाम का अभियान भी हाल में चलाया गया है। स्वाभिमान जो अभियान है इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे उन्हें बैंक में खाता खुलवाया जाएगा और इसके अंतर्गत एक जो बैंक होगा वो अपने एक कार्यकर्ता की नियुक्ति करेगा, जो कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, वो उसे लेकर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वाभिमान केंद्र को ले जाएंगे, वहाँ पर वो जाएगा और लोगों को उसके बारे में जानकारी देकर उनके खाते खुलेंगे। यस सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती है? जी सर, दैनिक जागरण और दी हिंदू। दैनिक जागरण और दी हिंदू। अभी आजकल में कोई खास समाचार पढ़ा है जो थॉट प्रोवोकिंग हो? सर एक तो जो जाट आरक्षण आंदोलन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य सरकारों को दिल्ली के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। और ऐसा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र वाला जो गंभीर नाभिकीय ऊर्जा के खतरे बताए जा रहे हैं, ये समाचार था। और
सर मुद्रास्फीति की ऊंची दर भी इस समय एडिटोरियल में क्या लिखा था दैनिक जागरण ने? सर सर आज के एडिटोरियल में जाट आरक्षण आंदोलन के ऊपर ही श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का एक लेख था। और हिंदू के एडिटोरियल जी हिंदू के एडिटोरियल में सर के एस जैकब जी का एक लेख था जिसमें उन्होंने गठबंधन सरकारों के बारे में अपने विश्लेषण। सिद्धार्थ वरदराजन किस अखबार में लिखते हैं? जी वो दी हिंदू में भी लिखते हैं और कभी कभी उनका लेख दैनिक जागरण में भी आता है। दैनिक जागरण में लिखा है सिद्धार्थ वरदराजन? सर ये मुझे सर जहाँ रहे एक बार पढ़ा है बहुत अच्छे से। कोई आलेख पढ़ा है कि एक दो दिनों के अंदर सिद्धार्थ वरदराजन का? सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं है। कोई आलेख पढ़ा है उनका? सर पढ़े तो है सर पर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने किस चीज़ के ऊपर लिखा। मैं क्षमा चाहूँगी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग से आपके व्यक्तित्व में क्या क्या मेजर परिवर्तन हुए अब तक? कब से पढ़ रही हैं आप न्यूज़पेपर हॉबी के रूप में? सर पहले तो मैंने इसे अपनी तैयारी के दौरान पढ़ना शुरू किया था, फिर धीरे धीरे ये मेरी हॉबी बन गई। इसके अलावा क्या हॉबी है आपकी? सर ऐसी कोई विशेष हॉबी नहीं है जो मेंशन कर सकूँ। मुझे लगता है इट्स क्वाइट बोरिंग हॉबी टू रीड वेरी सीरियस मैटर, टू रीड अबाउट सीरियस पेपर लेके रेडिएशंस एंड राइटिंग एंड ऑल दैट। हॉबी तो आदमी मन लगाने के लिए पड़ता है। सर मेरा इसमें सर मन लगता है क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में सहायक है। और कोई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट? इस तरह से तो सर कोई नहीं है सर। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जब मुझे बोरियत फील होती है तो मैं कुछ भी काम कर लेती हूँ सर। कोई पर्टिकुलर कोई विशेष फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मूवी देखते हैं? यस दैट इज योर इंटरेस्ट? यस सर। पोस्ट ग्रेजुएशन 2006 में किया, जी सर। तो फिर उसके बाद से क्या प्रोग्रेस? सर मैं सिविल सेवाओं की तैयारी कर रही थी और राज्य सिविल सेवा में मुझे मुख्य खंड विकास अधिकारी के पद पर चयन भी हुआ है सर अभी हाल ही में मेरा। और सर आपके सामने साक्षात्कार है। तो हिंदू पेपर पढ़ने से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्या इम्प्रेशन बनता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कुछ उम्मीद बनती है उसकी? सर पेपर के द्वारा ऐसा कहते हैं कि वो बहुत डेवलपमेंट ओरिएंटेड ग्लोबल स्टैंडर्ड का न्यूज़पेपर है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में उससे क्या जानकारी मिलती है? अगर आप एक वर्ष से पढ़ती रही तो उस पेपर के आधार पर कहा जाए कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की एक इमेज बनाई। सर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष सामने आते हैं उस पेपर के माध्यम से। सर कहें तो नकारात्मक अधिक आते हैं, यद्यपि कुछ सकारात्मक बिंदु भी हैं। जैसे दोनों बताइए। सर सकारात्मक बिंदुओं में देखें तो जो भारत में वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके द्वारा जो भी सुधार हुआ है कहीं ना कहीं इसमें भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का योगदान है। लेकिन अगर उनके द्वारा इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई है तो इसके लिए भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था योगदान। यस उनका पढ़ करके तो टोटल एंटी एस्टैब्लिशमेंट उनको पढ़ करके हालांकि सच लिखते हैं। सच और एंटी एस्टैब्लिशमेंट दोनों ट्रुथ भी है और एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी है। आप किसको एंटी एस्टैब्लिशमेंट होंगे का ट्रुथ? व्हाटएवर ही राइट्स इट इज ट्रुथ, नो वन कैन डिनाई। यस सर। बट इट इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट, एंटी एडमिनिस्ट्रेटिव, सर मैं एंटी पॉलिसी। हम पॉलिसी को क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन? सर निश्चित रूप से मतलब मैं इस बात का समर्थन करूँगी कि वो जो लिखते हैं सही है, लेकिन किसी वो एक पक्ष से सही है। हम और भी कई उदाहरण देखें जहाँ पर जो भी नीतियाँ हैं वो जैसे एक मैं बात कह देता हूँ फिर आप ओपिनियन बताइए। जैसे उन्होंने कहा कि जो पूरा ग्रोथ है ये पूरी तरह से इट इज हैंडल्ड बाय कॉर्पोरेट सेक्टर।
और कॉर्पोरेट सेक्टर को हेवी टैक्सेशन का रिकमेंडेशन करते हैं। कहते हैं कि अगर उन पर थोड़ा टैक्स लगा दें तो ये जितने गवर्नमेंट के पेंडिंग बिल्स हैं, स्पेशली फूड सिक्योरिटी बिल जिसका इतना विवाद है और जिसका बार बार कोर्ट करते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, राइट टू एजुकेशन में इतना पैसा कहाँ से आएगा, वो सारा पैसा अगर थोड़ा सा टैक्स उन पर और लगा दें या टैक्स न भी लगा तो टैक्स छूट ही दे रहे हैं तो टैक्स छूट ही थोड़ा सा कम करते हैं तो सारे ये बिल क्रियान्वित हो जाएंगे। What is your state? And what are the compulsion of government that you cannot accept the recommendation of these items? सर जैसा कि भारतीय जो नियोजन है उसका प्रमुख उद्देश्य है उच्चतर समृद्धि के साथ समावेशी विकास। सर समावेशी विकास को सस्टेनेबल भी होना चाहिए और वो सस्टेनेबल तभी होगा जब भारत की जो समृद्धि दर है वो तीव्र बनी रहेगी। यदि हम निजी क्षेत्र पर ऊंची कर की दर लगाएंगे तो जो विकास की प्रक्रिया है या फिर जो आर्थिक समृद्धि है वो हतोत्साहित होगी। और भारत चूँकि वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था का भाग है तो हमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए राज्य को जो भी समाज का कल्याण है समावेशी विकास के कार्य वो करने होंगे। ये सर केवल एक टैक्स हेवंस व्हाट आर टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स कितनी जो छूटें दी गई हैं टैक्स छूटों में थोड़ा समाज का ये 4% 5% लोगों को लाभ हो रहा है, उधर 70% लोग हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन यदि हम उच्चतर कर लगा देंगे तो जो निजी क्षेत्र होगा वो उसे विकास के लिए अपने विस्तार के लिए प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो यदि इसका प्रयास किया जाए कि निजी क्षेत्र की वृद्धि दर तेज हो और फिर उससे अधिक आय सृजन कर उस आय का या राजस्व का प्रयोग सामाजिक योजनाओं में किया जाए तो अधिकार तो तभी होगी ना जब टैक्स कंसेशन कम करें या टैक्स रेट बढ़ाएं। यस सर पर यदि आर्थिक सिद्धांत भी कहता है कि अगर कर की दर अत्यधिक उच्च हो जाएगी तो कर वंचन की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो इसीलिए भारत में भी वर्तमान में कर कानून हमसे भी ना उनको टैक्स छूट जो दी जाए तो उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जो उसको कम कर दिया जाए। तो ये जो आपको राइट टू फूड बिल इतना बड़ा बिल है, what are the provisions under right to food? Is it going to be given universally or for some certain district? कुछ निश्चित जिलों के लिए होगा या सबको यूनिवर्सली सार्वजनिक रूप से दिया जाएगा? सर राइट टू फूड एक्ट को पहले तो पायलट बेसिस पर चलाने की बात की जा रही है कि पहले सर्टेन डिस्ट्रिक्ट में होगा, फिर उसकी भी जो भी कमियां या फिर अच्छे बिंदु सामने आएंगे उनमें सुधार करते हुए फिर यूनिवर्सली लागू किया जाएगा। जिलों में पहले देने की बात है? सॉरी सर मुझे ये जानकारी कौन इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहा है? सर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। कौन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद? सर उसमें कुछ सिविल सोसाइटी के व्यक्ति हैं और जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है उसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं और मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है। तो आपको इतना बड़ा बिल है इसके बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए। कितने लोगों को भोजन का अधिकार मिलेगा? सर इसे लागू किया जाना चाहिए पर सर इसके साथ ही इकोनॉमिक वायबिलिटी को भी देखा जाना चाहिए कि क्या राज्य इतना वहन करने में समर्थ है या नहीं। तो सर किसी ऐसे विधेयक को क्यों यूनिवर्सली क्यों नहीं देते, क्यों पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबको दे देते? सर इस तरह की बड़ी योजना को प्रारंभ करने से पहले चूँकि उसकी लागत और लाभ दोनों का ही विश्लेषण कर लेना चाहिए। यदि एक साथ लागू कर दिया जाए और उसके कुछ नकारात्मक बिंदुओं को ध्यान नहीं दिया जाए तो हो सकता है योजना असफल हो जाए, इसलिए पहले इसको पायलट बेसिस पर लागू किया जाता है फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लागू किया जाता है। प्रियंका आपके नाम का अर्थ क्या है? प्रियंका का अर्थ है जो प्यारा व्यक्ति। प्रियंका Yes, उसको कैसे? सर डिफाइन तो सर प्रिय प्रिय और अंका संधि विषय सर मैंने इसका मतलब पढ़ा था तो उसमें था दी बिलव्ड वन, जो आपके लिए बिलव्ड वन। यस सर तो कहाँ पढ़ो? प्यारा सर मैंने नेट पर पढ़ा था इसको। प्यारा योग्य नहीं, अगर उसको संस्कृत के अर्थ से आप निकालें तो जो प्रिय के अंक में गोद में आसीन विराजमान तो वही बिलवेड वन। थैंक यू सर।
ठीक है। अच्छा प्रियंका, आप ये बताएं, आपके सोशल ऑडिटिंग पे मैं आपका कुछ ये करना चाहूँगा कि आपका विषय ये जो इकोनॉमिक्स भी रहा और आपने ये सोशोलॉजी भी किया था, तो आप मुझे बताएं कि सोशल ऑडिटिंग अगर आप जिस ज़िले में डीएम है वहाँ पे एक कंप्लेंट आता है, सोशल ऑडिटिंग किस चीज़ से रिलेटेड, हाल ही में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा रिलेटेड चीज़ है सोशल ऑडिटिंग? सर ये हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से बिल्कुल। संबंधित है। अब आप एक जिलाधिकारी के तौर पे कंप्लेंट पाती हैं कि एक गांव में सोशल ऑडिटिंग कोई फायदा नहीं हुआ, उससे किसी को कुछ सब कुछ गड़बड़, कैसे होता है, क्या करें? सर ये स्थिति तभी हो सकती है जब जो उस ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों उन्हें, या जो ग्राम सभा के सदस्य हों उन्हें उसके बारे में जानकारी ना हो, योजना के बारे में और उसके प्रावधान के बारे में, साथ ही साक्षरता की स्थिति अच्छी ना हो। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ पर जो ग्राम सभा में कुछ साक्षर लोग होंगे उनको योजना के बारे में जानकारी दूंगी। जो आप भी देंगी खुद जिलाधिकारी? सर जिलाधिकारी जाके योजनाओं का निरीक्षण कर सकता है। तो आपके पास टाइम है? हर एक ग्राम सभा यस सर। बहुत सारे लोग होंगे जो सर तो फिर मैं जो भी वहाँ का ग्राम विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी हुआ उससे कहूँगी कि आप जाके जो भी पहले साक्षर व्यक्तियों का समूह है उनको जानकारी दें। साथ ही ये जोर दूंगी कि जो बाकी ग्राम सभा के सदस्य हैं यदि वो साक्षर नहीं है तो उनकी साक्षरता को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। और जो प्रधान होगा वहाँ का जो मनरेगा कार्यक्रम का संचालन कर रहा होगा उसके लिए यह आवश्यक कर दिया जाएगा कि जितना भी उसका व्यय है और कितने लोगों ने रोजगार की मांग की है और कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, जो भी प्रशासनिक व्यय या विभिन्न प्रकार का व्यय है उसका सारा विवरण एक पंचायत भवन की दीवार पर लगाया जाए ताकि सभी व्यक्ति उसे सार्वजनिक रूप से देख सकें। सोशल ऑडिटिंग है क्या? सर सोशल ऑडिटिंग से तात्पर्य है कि किसी भी सरकारी योजना या कार्यक्रम का कोई एक सिविल सोसाइटी का समूह या फिर उस योजना के लाभार्थी जब उस योजना की आय व्यय और विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करते हैं तो ये सोशल ऑडिटिंग है। छोड़ रही है। सॉरी सर मुझे इससे अधिक जानकारी नहीं। अच्छा, तो आप वो सोसाइटी में ये करने के लिए आप कुछ स्टेप उठाएंगे, आप पंचायत भवन में योजनाओं को लिख देंगे, लिखवा देंगे, काउंसलिंग करेंगे, लोगों को बताएंगे, यही स्टेप। और सर इसके बाद भी अगर प्रभावी नहीं होती है सर तो देखा जाएगा कहाँ पर कमी हो रही है। देखा जाएगा। अब ये बताएं कि आपके ज़िले में एक प्लान पे पैसा हो, एक प्लान के लिए आपके पास पैसा है और 3 वर्ग समूह है जिस पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं। एक है अनाथ बच्चे, दूसरा है विधवा और तीसरा है वृद्ध। फंड डिफाइंड नहीं है कि किस पे खर्च किया जाए, डिफाइंड फंड नहीं है। आप अपने विवेक से आपके डिस्क्रिप्शन पे फंड है, किसी एक सेक्शन के लिए आप फंड खर्च कर सकते हैं। इन 3 में से किस सेक्शन पे आप अपना फंड खर्च करना चाहिए और क्यों? एक है अनाथ बच्चा के लिए, दूसरा विधवाओं के लिए, तीसरा वृद्धों के लिए। क्यों खर्च करना चाहिए, किस पे? सर मैं अनाथ बच्चों पर खर्च करना चाहूँगी। क्यों? सर एक बार विधवा और वृद्ध व्यक्तियों के बारे में सोचा भी जा सकता है कि वो अपनी आजीविका के लिए कुछ कर सकते हैं सर, पर अनाथ सर फिर भी सर कुछ कार्य होते हैं जैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, इस तरह के कुछ कार्य हैं जो वृद्ध व्यक्ति भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अनाथ बच्चों के लिए तो उनकी मतलब राष्ट्र के भावी नागरिक हैं, महत्वपूर्ण मानव संसाधन भी है और सर उनकी शिक्षा के साथ साथ कई जो आवश्यकताएं हैं कि वो भविष्य में मानव संसाधन बेकार ना जाए सर, इसलिए मैं उस पर व्यय करना चाहूँगी। आप 3 में से अनाथ बच्चों को चुनेंगे अपने प्रोग्रामिंग के लिए? सर वैसे तो प्रयास करूँगी कि तीनों समूहों के लिए कार्य किया जा सके, लेकिन यदि अपरिहार्य स्थिति ऐसी हो कि किसी एक पर ही खर्च किया जा सकता है तो फिर मैं अनाथ बच्चों। और आपके अपने गांव के लिए एनर्जी, रोड, एजुकेशन और हेल्थ, इनमें से किसी एक पे ध्यान देना हो, इनमें से किस पे आपके ज़िले में फंड को एनर्जी, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, इसमें से किस पे आप ज़्यादा करते हैं? सर क्या इसमें भी एक ही मद पर खर्च किया जा सकता है? आप प्रायोरिटी बना लें एनर्जी,
एजुकेशन, हेल्थ, रोड। सर सबसे पहले हेल्थ, फिर एजुकेशन और मुझे रीजन बताइए। सर यदि हम पहले एनर्जी और रोड या फिर एजुकेशन पर खर्च करते हैं। नहीं, यदि नहीं, आप अपना प्लान बताइए। आज हम उसी में बताएं। ये सर। फर्स्ट आपने बताया हेल्थ, ये सर। क्यों? सर क्योंकि जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी वो कोई भी काम कर सकता है या शिक्षा ग्रहण करने जा सकता है या फिर जो ऊर्जा या सड़क की सुविधाएं उसको दी जाएंगी उसका लाभ ले सकता है। दूसरे नंबर पे सर दूसरे नंबर पर एजुकेशन। क्यों? एजुकेशन के द्वारा उसे अपने भविष्य के बारे में दृष्टिकोण मिलेगा कि उसे किस तरह से कार्य करना है और साथ ही जो जैसे कि जो आगे कार्यक्रम रोड या फिर एनर्जी की सुविधाएं उनको दी जाएंगी तो उन संसाधनों का वो बेहतर उपयोग कर सकेगा। तीसरा? सर तीसरा रोड और फिर एनर्जी। तीसरा रोड और चौथा क्लियरली एनर्जी है। एनर्जी को लास्ट क्यों? अगर हम वर्तमान में भारत में भी देखें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऊर्जा की सस्टेनेबल एसेस जो है वो अभी तक भी नहीं है, लेकिन पहले उनको सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो समुदाय है उसे कृषि के अतिरिक्त कुछ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें और जो कृषि है वो भी उसके लिए लाभपूर्ण हो सके और उसके बाद हम जो है उसके लिए ऊर्जा की व्यवस्था करेंगे ताकि वो स्थानीय स्तर पर ही कुछ रोजगार का सृजन कर सके और जीवन स्तर ऊंचा हो। ठीक। जिला अधिकारी के तौर पर सोशल ऑडिटिंग के लिए उन्होंने स्टेप्स बताए क्या स्टेप्स करेंगे क्या है और फंड के तौर पर इन्होंने अनाथ बच्चों को ज़्यादा चुना विधवाओं और विधुओं पे इन्होंने प्रेफरेंस दिया और एनर्जी रोड एजुकेशन हेल्थ में पहली प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, थैंक यू।